हेलो एंड वेलकम टू संस्कृत लेक्चर सीरीज थर्ड। तो इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान कर लिया है और अभी ये थर्ड लेक्चर जो है हमारा वो प्रयत्न के बारे में है। तो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं। हम श्लोक रट तो लेते हैं बट एक्चुअल में प्रयत्न होता क्या है ये हमें पता नहीं होता है। और अगर हमें कोई चीज़ पता होती है कि ये है क्या तो उसको समझना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात करेंगे, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इतना थोड़ा सा समझ लेना है कि प्रयत्न एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो देखो ये पेंसिल यहाँ पर रखी है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पेंसिल से लिखूँ। ठीक है, तो इस पेंसिल से लिखने के लिए मुझे अपने हाथों को थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा, है ना। मतलब उठाना पड़ेगा, इस पेंसिल को ऐसे करके उठाना पड़ेगा और फिर मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये पेंसिल अपने आप से उठ जाएगी मेरे हाथ से, है ना, और अपने आप से लिखने लग जाएगी। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। तो इन्हीं एफर्ट्स को, इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम प्रयत्न कहते हैं संस्कृत में। और ये प्रयत्न मतलब कि जो भी हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, उसमें जो भी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे मुंह के, हमारे गले के जो भी एफर्ट्स लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, ठीक है, उन्हें ही हम प्रयत्न कहते हैं। इन्हीं एफर्ट्स को हम प्रयत्न कहते हैं। तो संस्कृत में ये प्रयत्न जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब देखो, इस आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के कुछ श्लोक होंगे जो कि आपको याद करने होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने उच्चारण स्थान के श्लोक याद किए हैं। ठीक है, अकुह विसर्जनीयाम नाम कंठ इचु ईशानाम तालु, उसी तरह से आपको आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के श्लोक याद करने पड़ेंगे। और ये बेसिकली आपके पीए में पूछे जाते हैं, रिसाइटेशन के लिए ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल से एक बार और देख लेते हैं। देखो, आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, यानी कि अंदर से। तो यानी कि ये जो एफर्ट्स होते हैं ये मुंह के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन 5 प्रकार के कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहला होता है स्पृष्ट। स्पृष्ट, इसमें क्या होता है, जिह्वा यानी कि जो जीभ होती है आपकी, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। यानी कि जब आप ऐसे वर्णों का उच्चारण करते हो जहाँ पर आपकी जो जिह्वा होती है यानी कि जो जीभ होती है वो आपके तालु यानी कि पैलेट, मूर्धा, दंत यानी कि आपके टीथ, इन सभी उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। तो अभी आप खुद देख सकते हो, कोई वर्ण ऐसा बोल करके देखो जिसमें आपकी जीभ जो है वो आपके दांत को टच कर रही हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो वर्ण है उनका जो प्रयत्न है, उनके जो एफर्ट्स हैं वो किस में आते हैं, आभ्यंतर में आते हैं, बाह्य में आते हैं, आभ्यंतर के स्पृष्ट में आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिखा भी है का से म तक वर्ण आते हैं। ठीक है, तो अब देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में दे करके, मतलब उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 वर्ण दे दिए और वो पूछेंगे कि इसमें से स्पृष्ट प्रयत्न किसका है। ठीक है, सिंपल सीधा ऐसा पूछ सकते हैं तो आपको याद रहेगा का से माँ तक, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि स्पृष्ट का मतलब क्या है, तो अगर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन ना दे करके ऐसे दे दिया कि वो कौन सा वर्ण है जिसमें जिह्वा जो है वो तालु को या फिर दंत को स्पर्श करती है, ठीक है, तो वो आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि आपने तो सिंपल याद कर लिया था कि रट लिया था स्पृष्ट मतलब का से माँ तक, लेकिन जो स्पृष्ट का मतलब है वो आपने समझा ही नहीं था। ठीक है, तो ये समझो कि जहाँ पर जीभ जो होती है आपकी तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो श्लोक है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा ईशत स्पृष्ट। अब देखो, संस्कृत में जहाँ पर आपको ईशत वर्ड समझ में आए ना, ईशत दिखे, तो आप समझ लें ईशत मतलब होता है थोड़ा सा, फ्यू, है ना। जैसे कि अब हमने स्पृष्ट बोला तो स्पृष्ट मतलब थोड़ा बड़ा समझ लो और ईशत स्पृष्ट मतलब थोड़ा सा छोटा। तो इसलिए यहाँ पर देखो लिखा है यहाँ थोड़ा स्पर्श होता है ना, पूरा स्पर्श नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखा है, जहाँ पर जिह्वा जो है आपकी जीभ जो है वो आपके उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती हो, ज़्यादा नहीं स्पर्श करती हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, य व र ल। ठीक है, या वा रा ला नहीं करना है, ये मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बार बार बता रही हूँ। जिनके नीचे हलंत लगा हुआ होता है उनका पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। अगर यहाँ पर हलंत नहीं होता, सिंपली अगर यहाँ पर ये या होता तब हम इसको य बोलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधा य है, तो हम इसको य बोलेंगे। ठीक है, अब य व र ल को हम लोग यण प्रत्याहार में आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाकर के माहेश्वर सूत्र एक बार देखे लेक्चर, है ना। तो ये यण प्रत्याहार में आते हैं और इन्हें हम अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और इसका श्लोक क्या है, ईशत स्पृष्टम अंतःस्थानाम। ठीक है, तो ये श्लोक याद करेंगे तो आपको तभी भी याद आ जाएगा कि ईशत स्पृष्ट में जो है इसमें अंतःस्थ वर्ण आते हैं। तो अगर आपको पता होगा, आपने लेक्चर देखा होगा कि अंतःस्थ वर्ण क्या होते हैं, तो भी आप समझ जाएंगे कि इसमें यण प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। और यण प्रत्याहार के वर्ण कैसे आते हैं,
तो वो भी आपने जब लेक्चर देखा होगा तभी भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो श्लोक में ही आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसलिए मैं ये कहूँगी कि श्लोक याद कर लो सबके, वो ज़्यादा ही बेटर है, उससे आपको जल्दी से क्लिक कर जाएगा। लेकिन हाँ, क्लिक भी तभी करेगा जब आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होगा, ठीक है। अब इसमें से भी ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वो पूछ सकते हैं कि ईशत पृष्ठ में कौन से आते हैं, तो वो मान लो ऑप्शन में उन्होंने दिया हो अंतःस्थ वर्ण, यण प्रत्याहार के वर्ण, य व र ल, और ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव, चौथे ऑप्शन में। तो अब अगर आपने सिर्फ रटा होगा य व र ल, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि य व र ल तो जो है ये यण प्रत्याहार में आता है और इन्हें अंतःस्थ भी कहते हैं, तो आप सिर्फ य व र ल लगा दोगे ऑप्शन में, जबकि उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि य व र ल को ही हम अंतःस्थ वर्ण कहते हैं और ये यण प्रत्याहार में ही आते हैं, ठीक है। तो आपको प्रत्याहार वगैरह ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विवृत, ठीक है। तीसरा प्रयत्न क्या है, अभ्यंतर विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए इसमें ऐसे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए आपके अपने मुंह को खोलना पड़ता है, और ये जो प्रयत्न है ये स्वरों का है। अब स्वर कौन है संस्कृत के, फिर से यू हैव टू रिकॉल द माहेश्वर सूत्र, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या याद किया था, अच, अच प्रत्याहार होता है ना स्वरों के लिए, ठीक है। यानी कि अ च, अ से लेकर के च तक में जितने वर्ण हैं वो सारे आपके विवृत प्रयत्न में होंगे, तो इसका श्लोक है विवृतम स्वराणाम, ठीक है। उसके बाद ईशद विवृत। अब जैसे स्पृष्ट का ईशद स्पृष्ट था, वैसे ही विवृत का ईशद विवृत होगा। विवृत में आपको मुंह खोलना था, ईशद विवृत में आपको थोड़ा सा मुंह खोलना है, ठीक है। इसमें जिह्वा को थोड़ा कम उठाना पड़ता है, और ये आपके शल प्रत्याहार के वर्ण होते हैं, जिसमें आपके श, श, स, ह ये आते हैं, और इन चारों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब फिर से इसका एमसीक्यू अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आएगा, है ना। ये आपको शल प्रत्याहार के वर्ण के नाम से भी आ सकता है, इन चारों के नाम से भी आ सकता है, और ईशद विवृत के नाम से भी आ सकता है। इसका श्लोक क्या है, ईशद विवृतम ऊष्मणाम, मतलब कि ईशद विवृत में ऊष्म वर्ण आते हैं। तो अब आपको याद होना चाहिए कि ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, कितने होते हैं, किस प्रत्याहार के होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है, संवृत। आपको संवृत में सिर्फ इतना याद रखना है, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि ये रस्व आ, ठीक है। अब रस्व आ मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि दीर्घ आ मतलब कि बड़ा आ, और रस्व आ मतलब कि छोटा आ, ठीक है। तो रस्व आ, तो अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि रस्व आ का जो प्रयत्न होता है, जो उच्चारण होता है, वो संवृत में आता है, ठीक है, सिंपल। इसका श्लोक क्या है, रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न वहां तक था जब तक आपके उच्चारण करने तक जो है आपके जो वर्ण है वो अंदर रहते हैं, ठीक है। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण जो हम करते हैं, उस समय जो हम प्रयत्न करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उसे हम बाह्य चेष्टा कहते हैं, और ये हमारे 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभ्यंतर कितने प्रकार का था, 5 प्रकार का, बाह्य कितने होते हैं, 11 प्रकार के, ठीक है। 11 जो है ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। उसके बाद होता है आपका उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। हो गए आपके 11, ठीक है। अब हम समझते हैं एक एक करके कि क्या क्या होता है और किसमें कौन कौन से वर्ण जो है वो आपके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं विवार की। विवार में क्या होता है आपका कंठ विस्तृत, विस्तृत मतलब कि एक्सपैंड होना, ठीक है। तो विवार जो प्रयत्न होता है ये ऐसे वर्णों के लिए होता है जिनका उच्चारण करने में आपके कंठ जो है वो विस्तृत होता है, नहीं कि एक्सपैंड होता है। इसमें आपके आते हैं खर प्रत्याहार के वर्ण। अब प्रत्याहार बनाना मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, वो आपको बताया था, माहेश्वर सूत्र याद है, वहां जाकर के देखो खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। ख से शुरू होके र हलंत पे खत्म होगा, ठीक है। फिर आपका संवार, संवार में क्या होता है आपका कंठ, अब ये उल्टा है विवार का। विवार में क्या है, विस्तृत यानी कि एक्सपैंड हो रहा था। संवार में क्या है, कंठ यानी कि जो आपका गला जो थ्रोट है वो आपका कॉन्स्ट्रक्ट होगा, संकुचित मतलब कॉन्स्ट्रक्शन होना। इसमें कौन कौन से आते हैं वर्ण आपको याद करने, क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ, ठीक है। कितने हैं इसमें आपके टोटल 8 वर्ण जो है आपके आएंगे, ठीक है। श्वास में क्या है, श्वास में क्या है कि इनका उच्चारण करने पर कंठ से हवा तेजी से निकलती है, इसके लिए कौन है, श, श, स, ठीक है। नाद, इसमें कंठ से नाद स्वरूप अनुस्वरण, नाद मतलब जैसे आपने सुना होगा शंखनाद, है ना, मतलब जो शंख बजता है, ठीक है, उसको हम शंखनाद बोलते हैं, मतलब एक आवाज़ आना, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर ऐसे आवाज़ आती है। इसमें आते हैं आपके हर्ष प्रत्याहार के वर्ण। घोष, इनका क्या है, उच्चारण करते समय प्रतिध्वनि आती है। इसमें कौन कौन से वर्ण आपको याद रखने हैं, ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ,
म, ह, य, व, ल। ठीक है, ये सारे वर्ण आपके आते हैं घोष में। उसके बाद आ जाते हैं हम अघोष में। अघोष में क्या है, उच्चारण करते समय कोई प्रतिध्वनि नहीं है, यानी ये घोष उल्टा है। ठीक है, उसके बाद है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या है, उच्चारण करते समय प्राण वायु का अल्प उपयोग। अब आपको ये सब ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। प्राण वायु, और जब आप बाहर बाद में पढ़ेंगे कि बात के प्रकार होते हैं, है ना, प्राण वायु। उसके बाद महाप्राण, इसमें क्या होता है, उच्चारण करते समय प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है। ठीक है, तो ये अल्प प्राण का उल्टा हो गया। उदात्त में क्या है, तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, है ना, तो तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित। ऊर्ध्व मतलब कि ऊपर या फिर अबव। ठीक है, तो तालु यानी कि आपका पैलेट जो होता है, उसके जो ऊपर के पार्ट से जिनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो आते हैं आपके उदात्त में। ठीक है, और इनका उच्चारण जो होता है बेसिकली वो बड़े स्वर में होता है, थोड़ा सा लंबा, थोड़ी सी ऊंची आवाज में। ठीक है, अनुदात्त, इसमें क्या होता है, बिल्कुल उदात्त का उल्टा। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर और अधो मतलब होता है बिलो। ठीक है, नीचे, यानी कि अनुदात्त वो प्रयत्न होता है जो कि ऐसे वर्णों के लिए होता है जिनका तालु आदि स्थानों के नीचे, अधो यानी कि बिलो भाग से उच्चारण होता है, और ये मंद स्वर में यानी कि धीमे स्वर में बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्वरित, लास्ट। तो उदात्त और अनुदात्त दोनों की एक वर्ण में समानता वाले स्वर, मतलब ऐसे वर्ण जो कि उदात्त और अनुदात्त दोनों में समान हो। ठीक है, ये आपके मध्यम से उच्चारित करते हैं। आइए, ये थोड़े बाद वाले जो आपके समझ नहीं आए वो थोड़ा, बट इनको एक्टिव ही कर, ठीक है? ज़्यादा आते हैं तो वो लैंग्वेज में दिए जाएंगे, लैंग्वेज में आपको मैंने ऊपर ऊपर आपको चार्ट के थ्रू बताया है, वही चीज़ यहाँ पर पूरा डिटेल में दी हुई है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ टेलीग्राम पर जुड़े रहो। जो चीज़ अगर मुझे लगेगा कि बार बार रिपीट हो रही है इसमें, तो एक बार मैंने बता दिया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगी। ठीक है, तो अभी ये सब एक बार मैं रीड कर लेती हूँ कि विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, अब इसमें साथ में पूरा बता दिया है। इसमें आपके खर प्रत्याहार के वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स, ये सारे आपके आते हैं। ठीक है, तो इनका बाह्य प्रयत्न होता है, तो इनके लिए श्लोक क्या है, खरो विवाराह श्वास अघोषश्च, यानी कि खर प्रत्याहार, खरों से मतलब खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं उनका जो बाह्य प्रयत्न होता है, विवाराह श्वास अघोषश्च, यानी विवार होता है, श्वास होता है और अघोष होता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ श्लोक रट लो। ठीक है, उसके बाद संवार, नाद, घोष, ये तीन जो आपके बाह्य प्रयत्न होते हैं ये आपके हश प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये वाला हस नहीं है, बल्कि ये वाला हश है। ठीक है, तो इसको भूल जाना, इसको हटाओ। ठीक है, ये वाला हश याद रखो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आता है, ह, य, व, र, ल, य, म, अंग, न, झ, भ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। ठीक है, इसके वर्ण आपके आते हैं, इनका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होगा। तो इसका कैसे श्लोक है, हशः संवारा नादा घोषश्च। ठीक है, उसके बाद है आपका अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है कम, तो ये सब मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको बस खाली वर्ण कौन से होंगे वो याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, वर्गों के प्रथम तृतीय वर्ण और यण प्रत्याहार का बाह्य अल्प प्राण होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वर्ग क्या होते हैं, तो आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने वर्ग बताया है। नहीं पता है जाकर के पहला लेक्चर देखो, आपको वर्ग समझ में आ जाएगा। 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, टोटल 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपको जब पता होगा वहाँ से आप वर्ग देख लोगे, जिसने देखा होगा उसको पता होगा वर्ग क्या होते हैं। तो हर वर्ग क्या, प्रथम यानी कि पहला और तृतीय यानी कि तीसरा वर्ण, इसके साथ साथ यण प्रत्याहार यानी कि य, र, ल, व, इनका बाह्य प्रयत्न जो है वो अल्प प्राण होगा। ठीक है, इसका श्लोक क्या है, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः। ठीक है, उसके बाद महाप्राण, इसमें क्या होता है, ज्यादा, है ना, तो जिस वर्ण को बोलने के लिए अधिक वायु बाहर फेंकनी पड़े। ठीक है, इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं, इसमें वर्ण आते हैं आपके वर्गों के दूसरे व चौथे यानी कि सेकंड एंड फोर्थ वर्ण जो होता है वर्ग का, इसके साथ साथ शल प्रत्याहार श, श, स, ह, ये सारे जो वर्ण होते हैं आपके, इनका जो बाह्य प्रयत्न होता है वो महाप्राण होता है। श्लोक क्या है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया ना तो आप खुद से कोरिलेट कर पाओगे। इसमें लिखा हुआ किसी भी वर्णों का कोई भी एक वर्ण ले लो, है ना, उसका 4 बाह्य प्रयत्न जो होता है वो महाप्राण होगा। ठीक है, और यदि वर्ण हर्ष प्रत्याहार का है तो संवार, नाद, घोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में कोई एक होगा। तो हो गया ना, संवार, नाद और घोष,
ये 3 प्रयत्न में जाएगा, इसके अलावा वो अल्प प्राण या महाप्राण, तो हो गया ना 4, तो हो गई ये लाइन सेटिस्फाइड। इसके अलावा यदि वो खर प्रत्याहार का है तो विवार श्वास अघोष तो होगा, यानी ये तीनों तो हो गई, इसके साथ साथ फिर से वो अल्प प्राण या महाप्राण में से किसी एक में जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो सिंपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि य हमने ले लिया, ठीक है, य, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ये एक वर्ण है य, है ना, लेकिन इसके प्रयत्न जैसे हमने ऊपर बताया कि 4 होंगे। ठीक है, तो संवार नाद और घोष के साथ साथ ये अल्प प्राण में जाएगा। संवार नाद घोष कैसे होगा ये आप पहले देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, और अल्प प्राण कैसे होगा, तो हमने अल्प प्राण के लिए क्या बताया था कि भाई अल्प प्राण जो होगा वो वर्ग का प्रथम तृतीय वर्ण होगा और यण प्रत्याहार का वर्ण होगा। तो य अगर आप देखेंगे तो ये किस वर्ण में, किस वर्ग में कौन सा वर्ण आता है, इतना डीप नहीं आता है, लेकिन आपको ये 2 पॉइंट्स जैसे ऐसे याद रखने हैं कि 14 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है और 19 व्यंजन वर्ण जो हैं ये अल्प प्राण होता है। व्यंजन स्वर क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है पहले ही माहेश्वर सूत्र में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रहना ज़रूरी है, इसलिए पहले लेक्चर्स देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं और बाद के कोई लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे आने वाला हर एक लेक्चर पिछले लेक्चर के बेसिस पर होता है और उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका MCQ का एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, उसके अलावा अब देखो यहाँ पर इन्होंने पूरी टेबल दी हुई है। ठीक है, कि किस में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो पूरा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास शॉर्टकट रहेंगा ना, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ MCQs हैं। ठीक है, तो मैंने ये MCQ ऑलरेडी भेजा हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रयत्न, माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान ये तीनों लगभग एक ही चैप्टर में ऐसे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो इनके सारे MCQ मैंने ऑलरेडी भेजे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा पढ़ाते समय में भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से किस किस पॉइंट से कैसे कैसे MCQ आ सकते हैं। ये जो मोस्टली जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, इनसे MCQ ही आते हैं, इनसे कोई लंबा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा यहाँ पर प्रयत्न भी खत्म हो गया। ठीक है, और प्रयत्न का जो पूरा ओवरऑल जो श्लोक है ना, जैसे कि आभ्यंतर का जो 5 लाइन का श्लोक है और बाह्य का जो अलग से जो श्लोक है 11 वाला। ठीक है, तो वो मैं आपको एक साथ की फ़ोटो मैं भेज दूँगी, तो वैसा वो आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर कोई बोले कि चलो आभ्यंतर प्रयत्न बताओ, तो टोटल श्लोक आपका शुरू से पूरा ऐसा याद होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा संज्ञा पर होने वाला है। ठीक है, तो मैं ऐसा करूँ, देखो आपका फर्स्ट टर्म होने तक ना जो भी आपके फर्स्ट टर्म में सिलेबस होने वाला है वो मैं आपको पढ़ा दूँगी अच्छे से। ठीक है, और जहाँ पर भी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम होती है, आप टेलीग्राम पर भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो, यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो इट विल बी मोर बेटर। ठीक है, जिससे और लोगों को अगर सेम डाउट होगा तो उनको भी वहाँ पर चीज़ें समझ में आ सकती हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, सारे PDF जो इससे रिलेटेड हैं वो सारे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड यार प्लीज़, अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि लेक्चर्स ये बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।